ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा लास्ट कुछ लेक्चर्स में कि रिकॉर्डिंग सेल्स किस तरह होती थी, अब उसी तरह हम सिमिलरली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि परचेजेस रिकॉर्ड किस तरह होती हैं। ठीक है, परचेज रिकॉर्ड करने में हमारा क्या क्या सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। सही है, तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आपने एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि जैसे सेल्स परचेज की दोनों की एंट्री में यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है, ताकि आपको सही तरह डिफ्रेंशिएट आप लोग कर सकें। सेल्स की हमने क्या एंट्री पढ़ी थी, क्रेडिट हम सेल्स करते हैं और डेबिट या तो हम करते हैं रिसीवेबल, उसके अगेंस्ट या रिसीवेबल क्रिएट होता है अगर आप उधार पे सेल करें, या फिर वो कैश के थ्रू होती है। ठीक है, लेकिन परचेजेस के केस में डिफरेंट होता है, बिकॉज परचेजेस हमारी कैटेगरी 1 की चीज़ है। आप लोग फिर से अगर लेक्चर नहीं देखा तो देख लें काइंडली। कैटेगरी 1 में हमारे क्या थी, तमाम परचेजेज, एक्सपेंसेस, एसेट्स सारी। ठीक है, और वो जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। ठीक है, तो परचेजेस हमारा एक कैटेगरी 1 के आइटम में, इसलिए डेबिट परचेज हम करते हैं। और क्रेडिट हम क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट कोई रिसीवेबल क्रिएट नहीं होता, कोई क्योंकि कुछ रिसीव नहीं हम कर रहे, हम पे कर रहे हैं पैसे। ठीक है, पेबल या फिर कैश, आप कैश से भी पे कर सकते हैं, वो कैश परचेज कहलाएगी। पेबल से भी पे कर सकते हैं, वो उधार पे परचेज, क्रेडिट परचेज कहलाएगी। ठीक है, उससे एक पर पेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, पोस्टिंग टू नॉमिनल लेजर, मतलब कि जो परचेज की एंट्री, अगेन ये वही चीज़ है जो हमने देख चुके हैं। ये परचेज की एंट्री आप लोगों ने याद रखना है। अगेन इसने यहाँ पे सेल्स टैक्स को भी बीच में लाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको बिल्कुल आप इग्नोर कर दें, अभी हम बाद में जाके इसको डिस्कस करेंगे। सही हो गया, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर कि हमारे जो कंप्यूटराइज लेजर्स हैं वो क्या होते हैं। अब कंप्यूटराइज लेजर्स का ये मतलब है कि परचेज लेजर में ऑल्सो भी ऑपरेटेड थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम, मतलब कि जो भी आप परचेजेस करें वो कंप्यूटर के अंदर एंटर हो रही हैं, और उनका बहुत सिंपलिस्टिक मेथड से वो एंटर हो रही हैं, कोई पेपर पेन इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। ठीक है, द फॉर्मेट ऑफ परचेज लेजर में भी डिफरेंट देन मैनुअल वन। बस कहने का मकसद ये है कि लेजर जो है आपके हैं वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में भी मेंटेन हो रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको शुरू वाले लेक्चर में बताया था कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल बहुत एडवांस्ड आ रहे हैं, वो भी ये काम सारा मैनेज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एक बिजनेस है, वो कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करता है पेबल्स का। ठीक है, इट परचेजेस मटेरियल्स फॉर 1000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स हमारे सप्लायर हैं। परचेज लेजर क्लर्क्स एंटर इट इन द परचेज डे बुक में एंटर करता है, ये भी हम डिस्कस कर लिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट्स द परचेज अकाउंट, जैसे ही वो डे बुक में एंट्री करता है तो परचेज अकाउंट भी साथ ही उसको पता चल जाता है कि ये परचेज है, इसीलिए परचेज अकाउंट में भी डबल एंट्री चली जाती है, डेबिट परचेज, क्रेडिट पेबल या फिर कैश। ओके, तो ये मतलब है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स का। सही है, अब जैसे हमने ऊपर सेल्स वाली स्टेटमेंट देखी, इसी तरह सप्लायर की भी एक स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, और वो कुछ इस तरह होगी, जैसे आपको ये यहाँ पे टी अकाउंट दिया हुआ है परचेजेस का। सही हो गया, तो अब इसने यहाँ पे सप्लायर स्टेटमेंट देखें क्रिएट की हुई है। सही है, सप्लायर स्टेटमेंट मतलब कि हम कस्टमर्स हैं, कस्टमर है, हमें ये चीज़ आई हुई है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले लिखा होता है कि बैलेंस आपका 1729 आपने पे करना है। ठीक है, ये बेसिकली हमने जो शुरू में डिस्कस की थी कि जो दिस इज एड्रेस टू द कस्टमर। ठीक है, सप्लायर स्टेटमेंट होती है, जबकि हम जो, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में डिस्कनेक्शन आ गया था, बट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि बेसिकली ये क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, सप्लायर स्टेटमेंट इसको कहते हैं, तो दिस इज बेसिकली सेंड फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, दिखाने के लिए कि कितने पेमेंट्स आपने कर दी और कितनी रहती हैं। ठीक है, फिर इनवॉइस आई, वो डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, डेबिट का मतलब सप्लायर के लिए ये ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, फिर क्रेडिट हो गया, फिर ये आखिरी बैलेंस पता हुआ है हमारे पास 2264 का हमने देना है। ठीक हो गया, कस्टमर ने सप्लायर को पे करना है। ठीक हो गया, बाकी और इसमें चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे हमारी एज रिसीवेबल एनालिसिस होता है, उसी तरह हमारा एज पेबल एनालिसिस भी होता है। ठीक है, कि हमें जैसे रिसीवेबल पैसे मिलने का जिस तरह एक क्यूरियोसिटी होती है, उसी तरह पे करने की भी एक क्यूरियोसिटी होती है। पैसे पे भी हमें टाइम पे करना चाहिए, ताकि ताकि सप्लायर से हमारा कोई झगड़ा ना हो और सप्लायर बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है,
इसीलिए हमारा एज पेबल एनालिसिस बनता है। बिल्कुल सेम इसका फॉर्मेट होता है, सही है। जो एज पेबल एनालिसिस है अगेन वैसे ही है जो ऊपर हमने डिस्कस किया है। एक डॉक्यूमेंट सी होती है, उसके अंदर कॉलम्स बने होते हैं 30 to 60, मोर देन 30, मोर देन 50, ठीक है, इस तरह के सारे। उसमें बताया होता है कि कितना टाइम हो गया आपको किस कस्टमर को, सॉरी किस सप्लायर को पे किए हुए, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में भी ऑब्वियसली क्या चीज़ें आती हैं कि जब कम्युनिकेट आप कर रहे होते हैं तो गुड रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़ा सप्लायर से जब रिलेशन ख़राब हो गया उसको वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर सप्लायर आपको बेस्ट मिला हो, उसकी प्राइसेस अच्छी हों और सप्लायर एक दफ़ा आपको कह दे कि हमने आपसे अब ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको सामान नहीं देना, फिर आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा एज अ बिज़नेस, ठीक है, एज अ कस्टमर। इन केस ऑफ सप्लायर गुड्स, गुड कम्युनिकेशन आर फोकस, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। इन एडिशन ओकेजनली गुड्स नीड टू बी रिटर्न। अब ऐसा होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि डैमेजेस की वजह से गुड्स आपको रिटर्न करने पड़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव, उन रिटर्न्स में भी आपको गुड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रखना ज़रूरी है, सही है। एज मैंशन अर्लियर कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस, स्टेटमेंट्स के थ्रू भी हो सकते हैं कम्युनिकेशन, जो हमने ऊपर डिस्कस की, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो हम भेजते हैं, और बिटवीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं कि आप एक दूसरे के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करें कि क्या आपका बैलेंस ठीक है और हमारा बैलेंस क्या आपके मुताबिक ठीक है, या फिर आपका बैलेंस हमारे मुताबिक ठीक है या नहीं। इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन, जो हमने चैप्टर में अभी कवर करना है। ओके, सही हो गया। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर जिसके अंदर मेनली ऊपर वाली ही चीज़ें थी, उससे थोड़ी ऑपोजिट थी। ऊपर हमने सेल्स डिस्कस किया, बट यहाँ पे क्या आ जाता है, परचेजेस। हमने एज पेबल एनालिसिस डिस्कस किया कि पेमेंट्स का ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज डे बुक को भी हमने डिस्कस किया कि सारी एंट्रीज जाती हैं परचेज डे बुक में। अगेन एंट्री आपने भूलनी नहीं है, डेबिट, परचेज, क्रेडिट नॉर्मली पेबल होता है, ठीक है, कैश कभी कभी हो जाता है। तो जो भी जा रहा हो कैश या फिर, क्योंकि पेबल कैटेगरी 2 की आइटम थी, कैटेगरी 2 की जो भी चीज़ें होती हैं वो इंक्रीज करें तो क्या होती हैं, क्रेडिट, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और इसी तरह रिटर्न्स जो हैं वो सबसे पहले रिटर्न डे बुक में जाते हैं, उसके बाद जो डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, उसका सारा सिस्टम शुरू होता है। ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमारा चैप्टर था अबाउट परचेजेस। अब हम चलते हैं कि किट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की तरफ। ओके।